हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में शेरबाज सीरीज़ की कॉमिक शेरबाज और पाताल का शैतान का दूसरा और अंतिम भाग। किंतु वह पुरुष इस नगरी के मुख्य द्वार तक पहुंचने ही वाला है राजकुमारी। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर ये सच है महामंत्री, तो आपको तुरंत ही कोई उपाय सोचना चाहिए। जैसे भी हो, इस पुरुष को ख़त्म करवाकर हमारे राज्य के नियमों की रक्षा कीजिए। जो आज्ञा राजकुमारी। और मत्स्य लोकी की महामंत्री ने तुरंत ही जल दैत्य को जल महल में बुलाकर आदेश दिया। समुद्री राक्षस, मत्स्य लोकी की सीमा में दाखिल होने वाले उस नराधम मनुष्य को तत्काल मौत के घाट उतार दो। यह काम मैं अभी किए देता हूँ। दूसरे ही पल जल दैत्य शेरबाज की तलाश में निकल पड़ा। उधर शेरबाज ने जैसे ही जल दैत्य को अपने सामने खड़े देखा, उसके शरीर में जैसे खून जमने लगा। तो यही है वो नराधम। ओह, यह दानव कौन है? ऐसे जल जंतु के बारे में न कभी सुना न पड़ा। और इससे पहले कि शेरबाज खतरे से सावधान होता, उप! शेरबाज को लगा जैसे पानी का तेज भाव उसके शरीर को चीर डालेगा। अभी वह संभला ही था कि दुष्ट पृथ्वीलोकवासी अब तो जिंदा ना रहेगा। लेकिन इससे पहले कि समुद्री राक्षस शेरबाज को मौत के घाट उतार पाता, शेरबाज ने संभल कर बिजली की सी फुर्ती से तलवार निकाली और उस चोट से समुद्री राक्षस बुरी तरह बौखला गया और शेरबाज ने मौका देख उस दानव को तलवार से चीर डाला। समुद्री राक्षस से पीछा छुड़ाकर शेरबाज अभी कुछ ही दूर गया था कि समुद्र की भूखी मछलियां मृत राक्षस के मांस को नोचने लगीं। उधर महामंत्री राजकुमारी पद्मावती को पाताल लोक के राजा जंगारू के कैद हो जाने की सूचना दे रही थी। आपके भाई जंगारू को कैद में डाल बालूची नाम के किसी दुष्ट तांत्रिक ने पाताल लोक पर कब्जा कर लिया। राजकुमारी, ये तो बहुत बुरा हुआ महामंत्री। आपको तो खुश होना चाहिए राजकुमारी। पुरुष जाति के प्रति आपकी घृणा का कारण जंगारू के पिता मकालू ही तो थे। बेशक, अगर महाराज मकालू ने हमारी माँ जी को धोखा न दिया होता तो शायद हम पुरुष जाति से इतनी घृणा न करते। परंतु हम यह कैसे भूल सकते हैं कि जंगारू हमारा सगा भाई है। आपकी आंखों में आंसू। मरते समय हमारी माँ जी ने बताया था कि हमारे पिताजी भागते समय हमारे छोटे भाई को भी साथ ले गए थे। पिताजी ने पाताल लोक की रानी से विवाह कर लिया और वहीं बस गए। तभी राजकुमारी की मुख्य सेविका बदहवास सी हालत में उस कक्ष में दाखिल हुई। क्या बात है चंद्रमुखी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? गजब हो गया महामंत्री जी, उस पृथ्वीलोकवासी ने समुद्री राक्षस को भी मार डाला। ओह, लगता है वह अवश्य ही कोई असाधारण पुरुष है, वरना अब तक कभी का मर चुका होता। अब तो विषकन्या ही कुछ कर सकती है। फिर राजकुमारी ने महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री, जाओ और विषकन्या से कहो कि वह उस मानव को समाप्त करे। और कुछ ही देर बाद महामंत्री विषकन्या के निवास स्थान पर पहुंच गई। विषकन्या, एक पृथ्वीलोकवासी इस नगरी की तरफ बढ़ रहा है, तुम्हें उसे खत्म करना है। आप निश्चिंत रहिए महामंत्री, वह दुष्ट मानव मत्स्य नगरी में कदम भी ना रख सकेगा। फिर विषकन्या 7 फन वाली नागिन का रूप धारण कर शेरबाज के सामने जा प्रकट हुई। मुझे तुरंत अपनी दिशा बदल लेनी चाहिए। और जैसे ही शेरबाज पलटा, लेकिन तुरंत ही शेरबाज ने 7 फन वाली नागिन से मुकाबला करने का निश्चय कर लिया। और ओह, यह दुष्ट तो अद्भुत शक्तियों का स्वामी है, मैं इसे मार नहीं सकती। और फिर विषकन्या ने शेरबाज का काला विष उगल दिया। यह मुझे क्या हो गया? मैं अपने होश क्यों खोता जा रहा हूँ? अगले ही पल शेरबाज मूर्छित हो चुका था। अब मैं इसे राजकुमारी के कदमों पर ले जा पटकूंगी, वे ही इस दुष्ट को मौत के घाट उतार सकती हैं। और विषकन्या ने शेरबाज को मूर्छित हालत में ही राजकुमारी पद्मावती के सामने पहुंचा दिया। राजकुमारी, यह मानव दिव्य शक्तियों से युक्त है, मैं इसे मौत के घाट न उतार सकी। आप ही इसके जीवन का फैसला कर सकती हैं। नहीं नहीं, यह मुझसे ना हो सकेगा। यह आप क्या कह रही है राजकुमारी? इससे पहले कि ये होश में आए, इसका सिर धड़ से अलग कर दीजिए। कितना सुंदर और बहादुर है, लेकिन मुझे अपने हाथों से इस पुरुष के लिए मेरा दिल क्यों इतना कमज़ोर पड़ता जा रहा है। फिर जैसे ही राजकुमारी ने तलवार थामी, शेरबाज होश में आ गया। कौन हो तुम लोग? मैं कहाँ हूँ? तुम मत्स्य लोक में हो दुष्ट। तुमने इस लोक की सीमा में कदम रखकर हमारे कानून का उल्लंघन किया है और इस अपराध की सज़ा सिर्फ मौत है। यह सब सुन शेरबाज के आश्चर्य की सीमा ना रही। कमाल है, मैं तो पाताल लोक जा रहा था, फिर मत्स्य लोक कैसे पहुँच गया? हम तुम्हारी बात समझे नहीं। तुम क्या कहना चाहते हो और पाताल लोक क्यों जाना चाहते थे? अगले ही पल शेरबाज ने उसे सारी बात बताते हुए कहा, और अब बलूची नाम का वह दुष्ट तांत्रिक पाताल लोक में जा छुपा है। उस दुष्ट का जब तक मैं अंत ना कर दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। इसकी बात पर विश्वास न कीजिए राजकुमारी। लेकिन इस बार राजकुमारी ने महामंत्री की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह मानव बालूची का दुश्मन है, मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। सुनो पृथ्वीवासी, हम न केवल तुम्हें क्षमादान देंगे बल्कि पाताल लोक पहुँचने में भी तुम्हारी मदद करेंगे। परंतु तुम्हें भी एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? तांत्रिक बलूची को मौत के घाट उतार तुम हमारे भाई जंगारू को पाताल लोक का सिंहासन वापस लौटा दोगे। मैं वचन देता हूँ राजकुमारी। फिर राजकुमारी ने शेरबाज को उसकी तलवार लौटा दी और शेरबाज को पाताल लोक के गुप्त द्वार तक खुद छोड़ने आई।
इस सुरंग के रास्ते तुम आसानी से पाताल लोक तक पहुंच सकते हो, लेकिन याद रखो, इस द्वार से तुम अपना वचन निभाकर ही वापस आ सकोगे। ऐसा ही होगा राजकुमारी, आप निश्चिंत रहें। और शेरबाज गुफा में प्रविष्ट हो गया। सुरंग को पार करते हुए शेरबाज सोच रहा था, अग्नि बाबा की शक्तियों का ही प्रभाव है कि राजकुमारी मुझ पर मेहरबान हो गई। उधर दुष्ट बालूची राजमहल के गुप्त कक्ष में मृत्यु सिद्धि की तैयारी पूर्ण होते ही अपने चेलों को हिदायत दे रहा था। अब हम अपनी योग साधना में लीन हो जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार हमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक नहीं 7 कन्याओं का प्रबंध करना होगा। पाताल लोक की 7 कन्याओं का प्रबंध करना कोई मुश्किल काम नहीं है गुरुदेव। मेरे लिए क्या हुक्म है गुरुदेव? तुम जंगारू पर नजर रखो भैरवनाथ, कोई बाहरी आदमी उस तक ना पहुंचने पाए। जो आज्ञा गुरुदेव। और भैरवनाथ तुरंत कक्ष से बाहर निकल गया। फिर भैरवनाथ के जाने के बाद, डंगरनाथ, अपनी पिछली असफलता का पश्चाताप करने के लिए हमें प्रतिदिन एक कन्या की बलि देनी होगी। अतः 7 दिन तक प्रतिदिन भोर होने से पूर्व तुम्हें एक कुंवारी कन्या का प्रबंध करना होगा। याद रखो, इस बार कोई चूक न होने पाए। ऐसा ही होगा गुरुदेव। उधर जंगारू के होश में आते ही जादूगरनी ने उसका उपास उड़ाते हुए कहा, राजन, अब तू भी मेरी तरह इस काल कोठरी में कैद है। काश तूने मेरी बात मानी होती। मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूँ बूढ़ी माँ, मुझे माफ़ कर दो। जादूगरनी को जंगारू की दशा देख दया आ गई। लेकिन फिक्र मत कर राजन, बहुत जल्द इस काल कोठरी के द्वार खुल जाएंगे और तेरा राजपाट फिर से तुझे मिल जाएगा। पाताल के इन शैतानों का अंत करने वाला बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाला है। लेकिन वह कौन है? तू जानना चाहता है? देख, उधर देख। सुरंग से बाहर आ शेरबाज ने खुलकर सांस लेते हुए इधर उधर नजर दौड़ाई। वाह, कितना सुंदर दृश्य है। वैसा ही सूरज, वैसी ही धरती। मन ही मन खुश होता हुआ शेरबाज वहां से चल पड़ा। आधे घंटे तक पैदल चलने के बाद शेरबाज को दूर एक बस्ती नजर आई। इस बस्ती में पहुंचकर ही कुछ खाने पीने और रहने का ठिकाना मिल सकता है, परंतु यहाँ के लोग। काफ़ी सोचने के बाद शेरबाज ने उस बस्ती में जाने का निर्णय किया और वहाँ से चल पड़ा। लेकिन उस बस्ती में पहुँच शेरबाज ने जो देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। इतनी लाशें, किसने मारा है इन्हें? कहीं ये काम शैतान बलूची का तो नहीं? तभी, तुम कौन हो बेटा? शेरबाज चौंक कर पलटा। बाबा, इन बेचारों की जान किसने ली है? क्या करोगे जानकर? उन शैतानों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन शेरबाज के जोर देने पर बूढ़ा सब कुछ बताने को राजी हो गया। इसी बीच कुछ और लोग भी वहाँ आ गए। बेटा, बालूची नाम का एक शैतान महाराज कंगारू को मारकर खुद गद्दी पर बैठ गया है। आज सुबह उस शैतान का एक साथी सशस्त्र सैनिकों के साथ आया और हमारी बस्ती के एक कुंवारी कन्या को उठाकर ले जाने लगा। उसकी इस हरकत का बस्ती वालों ने विरोध किया तो उसने बस्ती के लोगों की लाशें बिछा दी। वे शैतान कल फिर आएंगे और किसी न किसी की बेटी को उठा ले जाएंगे। घबराइए नहीं, पाताल के शैतान अब किसी की बेटी को उठा कर ना ले जा सकेंगे। लेकिन तुम अकेले क्या कर सकते हो? अगर तुम लोग ऐसा मेरा साथ दो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हम तैयार हैं। फिर एक मकान के बड़े हॉल में एकत्रित लोगों को शेरबाज ने अपनी योजना समझा दी। बाकी सब लोग हथियारों से लैस होकर तैयार रहना। जैसे ही वे घोड़ों से गिरे, तुम लोग उन पर हमला कर देना। ठीक है। और दूसरे दिन रात्रि के चौथे पहर में घोड़ों पर सवार सैनिकों के साथ जब डंगरनाथ बस्ती में दाखिल हुआ, अब तू नहीं बचेगा शैतान। और इससे पहले कि घुड़सवार संभल पाते, सशस्त्र बस्ती वालों ने उन पर हमला कर दिया। कोई बचकर ना जाने पाए, मारो मारो। ओह, इन कमबख्तों के हाथ लग गया तो मेरी खैर नहीं, भागने में ही भलाई है। फिर जैसे ही डंगरनाथ घोड़े पर सवार हो भागने लगा, शेरबाज ने उस पर छलांग लगा दी। तू कहाँ बचकर जाएगा दुष्ट? और इससे पहले कि डंगरनाथ कुछ समझ पाता, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? अगले ही पल शेरबाज की तलवार डंगरनाथ के सीने पर थी। मुझे मत मारो, अगर जान की खैर चाहता है तो बता बालूजी कहाँ है। बताता हूँ। भयभीत डंगरनाथ शेरबाज को सब कुछ बताता चला गया। सब कुछ जानने के बाद शेरबाज ने डंगरनाथ के हाथ पीठ से बांध दिए। अब तू मुझे अपने साथ राजमहल लेकर जाएगा। मना करना ठीक नहीं, शायद रास्ते में इससे निपटने का कोई उपाय सूझ जाए। मुझे मंजूर है, चलो। फिर शेरबाज डंगरनाथ के साथ राजमहल की ओर चल पड़ा। मौका अच्छा है, बालूची कन्या की प्रतीक्षा में होगा। मैं इसे गुरुदेव की बजाय भूखे शेरों के सामने पहुंचा दूंगा। शेरबाज के वहाँ से जाती बस्ती के लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे। इस युवक ने हमारी रक्षा की है, अब वह हमारी खातिर अकेला ही अपनी जान जोखिम में डालने गया है। हमारा फ़र्ज़ है हम आखिरी दम तक उसका साथ दें, वरना भगवान हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। आप ठीक कहते हैं बाबा, हमें तुरंत कुछ करना चाहिए। हमें एकत्रित होकर राजमहल पर हमला कर देना चाहिए। लेकिन इतने सारे सैनिकों का मुकाबला हम कैसे करेंगे? हम महल को आग लगा देंगे, वहाँ भगदड़ मच जाएगी और इस भगदड़ का हम लाभ उठाएंगे। हाँ, यही ठीक होगा। फिर थोड़ी देर बाद बस्ती के सभी लोग हाथों में जलती हुई मशालें थामे और हथियार संभाले राजमहल की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। उधर डंगरनाथ शेरबाज को गुप्त रास्ते से राजमहल के उस भाग में ले गया जहाँ भूखे शेर मौजूद थे। यह द्वार उस तहखाने का है जहाँ बालूची मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई तो तुम्हारी खैर नहीं। डंगरनाथ मूर्छित तो वहीं गिर पड़ा। फिर शेरबाज उस द्वार को खोल तहखाने की सीढ़ी उतरने लगा।
अजीब दुर्गंध आ रही है। लेकिन तहखाने में पहुंचते ही शेरबाज डंगरनाथ की चालाकी को समझ गया। ग्रर! ओह धोखा! तभी एक भूखे शेर ने शेरबाज पर आक्रमण कर दिया। इन शेरों की जान लेने की बजाय मुझे बचकर भाग निकलना चाहिए। और किसी प्रकार गिरते पड़ते भागते हुए अनजाने में ही दीवार के सहारे झूल रही एक जंजीर शेरबाज के हाथ में आ गई। जंजीर खिंचते ही गुप्त द्वार। इससे पहले कि शेर शेरबाज को दबोच पाते, शेरबाज ने छलांग लगा दी। फिर जैसे ही उसने द्वार पार किया, द्वार पुनः बंद हो गया। उधर समय गुजरता देख बालूची चिंतित हो उठा। डंगरनाथ अभी तक कन्या को लेकर नहीं आया, ना ही मैं उसे दिव्य शक्ति द्वारा देख पा रहा हूँ। आखिर बात क्या है? जाकर पता लगाना चाहिए। अगले ही पल बालूची उस कक्ष से बाहर निकल गया। ठीक उसी समय शेरबाज गुप्त द्वार से उसी कमरे में दाखिल हुआ जिससे बालूची निकला था। तो यही है बालूची का मृत्यु सिद्धि कक्ष। लेकिन वह दुष्ट खुद कहाँ है? तभी शेरबाज की नज़र सामने शिव प्रतिमा की तीसरी आंख में जगमगा रहे हीरे पर पड़ गई। पहले मुझे इस हीरे को अपने कब्जे में करना चाहिए, बाद में बालूची से निपटूंगा। उधर भूखे शेरों को डंगरनाथ की बोटियां नोचते देख बालूची सख्ते में आ गया। यह तो डंगरनाथ है, लेकिन यह शेरों का शिकार कैसे बन गया? दूसरे ही पल बालूची अपने कक्ष की तरफ दौड़ा। फिर अपने कक्ष में पहुंच और शेरबाज को वहां देख बालूची दंग रह गया। बालूची, तुम तो मृत्यु सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके, पर मैं तुम्हें मौत जरूर दूंगा। तुम्हारा यही हीरा अब मेरे कब्जे में है। तो तू ही शेरबाज है? तूने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ला, हीरा मुझे दे दे। तभी शेरबाज ने वह हीरा अग्निकुंड में फेंक दिया। नहीं, अब तेरी तांत्रिक शक्ति समाप्त हो चुकी है बालूची। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले ही पल बालूची उल्टे पांव दौड़ पड़ा। रुक जा दोस्त, तेरा खेल खत्म हो चुका है। नहीं, जीते जी मैं इस तुच्छ आदमी से हार नहीं मान सकता। उधर शिकार की तलाश में भटकते एक शेर ने भैरवनाथ को भी शिकार बना लिया। हाय मरा! उधर भागते हुए बालूची ने रास्ते में पड़ी सैनिकों की लुची हुई लाशों को देखा तो मन ही मन थर्रा उठा। शेरों के डर से सैनिक भी भाग गए, वरना इस दुष्ट से पीछे छुड़ाना इतना मुश्किल न होता। उधर राजमहल से निकलते सैनिकों की बस्ती की उग्र भीड़ ने घेर लिया। मारो इन्हें, यह दुष्ट देशद्रोही है। इन्होंने महाराज की हत्या की है। शैतानों से मिलकर इन्होंने भी हमें लूटा है। ठहरो भाइयों, महाराज जिंदा है, परंतु कैद में है। जो जुल्म तुम पर हुआ उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। उस दुष्ट तांत्रिक ने हमें अपनी तंत्र शक्ति से अपने वश में कर रखा था, लेकिन आश्चर्य है, अब हम उसके प्रभाव से मुक्त हैं। उसी क्षण बालूजी की बदकिस्मती उसे राजमहल से बाहर खींच लाई। ओह, यहाँ सैनिक मौजूद हैं। अब शेरबाज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही है वह शैतान जिसने हमें अंधा कर रखा था और हमारे देशवासियों की इज्जत पर डाका डाला। और इससे पहले कि बालूची को समझ पाता, मारो 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 आ! फिर लोगों ने बालूची को उठाकर जलती हुई मशालों के ढेर पर फेंक दिया। जब तक शेरबाज वहां पहुंचता, बालूची का शरीर बुरी तरह आग की लपटों में घिर चुका था। आखिर इन भोले भाले लोगों की प्रतिशोध की आग ने मुझे तुझे जलाई डाला। इस तरह दुष्ट तांत्रिक के अंत के साथ ही अग्नि बाबा को दिया वचन शेरबाज ने पूरा कर दिया। फिर सैनिकों ने शेरों को खदेड़कर वापस तहखाने में पहुंचा दिया। राजा जंगारू और बूढ़ी जादूगरनी को कैद से मुक्त कराकर शेरबाज ने दूसरा वचन निभाया। हम तुम्हारा यह एहसान कभी ना भूलेंगे। मुझे खुशी है कि मैं आपकी बहन पद्मावती को दिया हुआ वचन पूरा कर सका। जहाँ पाताल लोक को अपना राजा और पाताल के शैतान के आतंक से मुक्ति मिली थी, वहीं शेरबाज की वजह से मत्स्य लोक की राजकुमारी को वर्षों से बिछड़ा भाई मिला था। मेरे भैया, मेरी बहन, भाई बहन का मर्मस्पर्शी मिलन देख शेरबाज की आंखें नम उठी। कुछ दिन मत्स्य लोक में आनंद पूर्वक बिताने के बाद अब मैं विदा चाहूँगा राजकुमारी। काश हम तुम्हें रोक पाते। फिर जंगारू और राजकुमारी पद्मावती खुद शेरबाज को विदाई देने गुप्त द्वार तक आए। काश तुम हमारे दिल की बात समझ पाते शेरबाज। और अंधे कुएं से निकलकर मोटरसाइकिल पर सवार हो शेरबाज वापस राजधानी को लौट पड़ा। कितना अजीब लग रहा है सब कुछ, जैसे एक सपना था। दिलावर को भी शायद मेरी बात पर विश्वास ना होगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शेरबाज सीरीज़ की अगली कॉमिक्स शेरबाज और खूनी खजाना में। तब तक के लिए धन्यवाद।